जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द एग्ज़ाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम टॉपर्स परिवार में। आज है 24 जुलाई। आज 24 जुलाई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उन सभी को विद फैक्ट्स कवर करेंगे, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कुंभ मेले 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हरिद्वार। जैसा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह घोषणा की है कि कुंभ मेला 2021 अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हरिद्वार में कुंभ मेला वर्ष 2021 में पूर्व निर्धारित समय पर ही आयोजित किया जाएगा। हालांकि इस कार्यक्रम का स्वरूप और इसे कैसे आयोजित किया जाएगा, इसमें कुछ समय व स्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जाएगा। इसे 22 जुलाई को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख नरेंद्र गिरी, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक व अखाड़ा के अन्य प्रतिनिधियों के साथ इसकी बैठक भी की है। अब इसकी और क्या क्या विशेषताएं रही हैं, हम इस बारे में भी जान लेते हैं। तो मुख्यमंत्री ने उन विशेष मुद्दों पर फोकस रखने के बारे में भी कहा है जो अखाड़ों की ओर से जाने वाली सड़कों के पुनर्निर्माण पर विशेष ध्यान देंगे। इसके साथ ही स्वच्छता सुनिश्चित करने और अतिक्रमण हटाने जैसे विभिन्न मुद्दों पर भी बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जिसे ABAP कहा जाता है, इसके अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से 13 अखाड़ों के संरक्षक कुल देवता के नाम पर कुंभ मेला 2021 के विभिन्न घाटों का नामकरण करने का भी आग्रह किया है। इसके अलावा देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने वहां की कुंभ मेला व्यवस्थाओं के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करने के आदेश दिए हैं और उसका जायजा भी लिया है। उत्तराखंड की राजधानी हम सभी जानते हैं देहरादून है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। और यहाँ का सबसे जो फेमस नेशनल पार्क है वह उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत का है, वह आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने गाइडेड मिसाइल नाग के अपडेटेड वर्जन का सफल परीक्षण किया है। तो आपको बताना है कि उसका नाम क्या है। क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको क्या बताना है यहाँ पर कि भारतीय सेना ने गाइडेड मिसाइल नाग के अपडेट वर्जन का हाल ही में सफल परीक्षण किया है। तो उसका नाम आपको बताना है, उसका नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आई होप कि आप भी अपने वीडियो को साथ साथ में कमेंट बॉक्स में अवश्य देते चलें ताकि आपको भी सारी चीज़ें रिकॉल होती रहें। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं, जिसमें डेली क्विज़ आपसे पूछा जाता है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ऐड हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ध्रुवास्त्र। ध्रुवास्त्र सेना के बेड़े में पहले से शामिल नाग मिसाइल का अपडेटेड वर्जन है। इसका परीक्षण ओडिशा के बालासोर में हुआ है। यह 7 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के टैंक को निशाना आसानी से बना सकती है। पिछले वर्ष थार के रेगिस्तान में एंटी टैंक मिसाइल नाग की 3rd जनरेशन का 12 दिन टेस्ट या परीक्षण किया गया था। यह फायर एंड फारगेट सिस्टम पर कार्य करती है, यानी कि दागे जाने के बाद फिर कोई कमांड की ज़रूरत नहीं होती है और यह अपना सटीक निशाना साधती है, इसकी विशेषता है। अब हम ध्रुवास्त्र टैंक किसी भी टैंक को परास्त कर सकता है और यह उड़ान भरने के अपने ऑपरेटर के पास पूरे इलाके के फोटो को भी भेजता रहता है। इससे क्षेत्र में मौजूद दुश्मनों के टैंकों की संख्या का पता लग जाता है और उनकी गतिविधियों का भी पता चलता रहता है। इसके आधार पर दूसरी मिसाइल दाग कर उन्हें नष्ट भी किया जा सकता है। यह मिसाइल एक बार में 8 किलोग्राम वारहेड लेकर जाती है। इसके साथ ही हम इसकी स्पीड की बात करें, जिस पर क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है, तो इसकी स्पीड है 230 मीटर प्रति सेकेंड। हालांकि ध्रुवास्त्र की सभी खूबियों का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन धीरे धीरे इसकी और भी जानकारी आपको मिल पाएंगी। ध्रुवास्त्र के बारे में इसके मुख्य फैक्ट हैं कि यह कुल 1.9 मीटर लंबाई होती है। इसका वज़न 45 किलोग्राम होता है। इसका डायोमीटर कितना होता है तो हमें याद रखना है 0.16 मीटर। और इसकी रेंज जो है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है हम सभी के लिए, वह है 500 मीटर से 7 किलोमीटर तक की रेंज किसकी है? यह ध्रुवास्त्र की है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 से बचाव के लिए किस तरह के मास्क का उपयोग न करने की हाल ही में गाइडलाइन जारी की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वॉल्व लगे N95 मास्क। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कही। बिना वॉल्व या बिना फिल्टर वाले N95 मास्क या ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है।
WHO ने भी वॉल्व वाले मास्क से ट्रिपल लेयर मास्क को बेहतर बताया था। सरकार ने अप्रैल में होम मेड मास्क का इस्तेमाल करने की लेकर भी कई सलाह दी थी। इसके साथ ही गाइडलाइन में यह भी कहा गया था कि मास्क किसी के साथ शेयर न करें, अर्थात परिवार के हर सदस्य का अलग अलग मास्क होना चाहिए। आपका मास्क कोई और दूसरा यूज़ ना करे, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही अब मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर इसकी खासियत क्या है कि वॉल्व लगे N95 मास्क की ही बात की गई है। तो यहाँ पर जो वॉल्व है उस वॉल्व का कार्य क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। तो वॉल्व मूल रूप से एक वन वे वॉल्व है जो केवल पहनने वाले व्यक्ति की रक्षा करता है और बाहर आने वाले एरोसोल को फिल्टर नहीं करता है। इसलिए कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की सांस से निकलने वाली नमी के साथ वायरस दूसरों तक पहुंच सकता है जब वाल्व तत्काल परिवेश में अनफिल्टर्ड सांस हवा को छोड़ता है। यह समस्या सबसे ज़्यादा वो पैदा कर सकते हैं जिन्हें बुखार, शरीर में दर्द, खांसी, जुखाम आदि की समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं या आदि के कोई सिम्टम नहीं है। वहीं दूसरी ओर बिना वाल्व वाला मास्क वायरस को फैलने नहीं देगा, ऐसा बताया गया है। अगला प्रश्न है, बजाज फाइनेंस के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है यह बैंकिंग एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा कि हाल ही में बजाज फाइनेंस के जो चेयरमैन थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो इसकी जगह पर किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है संजीव बजाज। जैसा कि अभी तक इसके चेयरमैन कौन थे? राहुल बजाज, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफे का ऐलान किया है और 1 अगस्त से उनके बेटे संजीव बजाज इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं। देखा जाए तो ये राहुल बजाज के बेटे का नाम ही है। ठीक है दोस्तों, और 21 जुलाई को ही कंपनी ने अपना फाइनेंशियल रिजल्ट भी हाल ही में जारी किया था। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज पर ये जानकारी दी गई है और संजीव फिलहाल में इस कंपनी के वाइस चेयरमैन बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, इस साल दिसंबर में होने वाले नोबेल पुरस्कार समारोह। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि इस वर्ष दिसंबर में आयोजित किया जाने वाला नोबेल पुरस्कार समारोह किस वजह से हाल ही में रद्द करने का फैसला लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोविड-19 या कोरोना वायरस। जैसा कि नोबेल फाउंडेशन ने 21 जुलाई को यह जानकारी दी है। हालांकि इसके साथ उसने यह भी कहा है कि अवार्ड सेरेमनी अब नए रूप में होगा, हो सकता है कि वह ऑनलाइन भी हो। फाउंडेशन के डायरेक्टर लार्स हैग्किस्टन ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से इस बदलाव को स्वीकार करना भी हम सबकी जिम्मेदारी होती है। इससे पहले वर्ष 1956 में हंगरी की क्रांति में हुए दमन के कारण इसे पहली बार रद्द किया गया था और अब ऐसा दूसरी बार मौका आया है जब इतने बड़े पुरस्कार समारोह को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही फाउंडेशन ने भी कहा है कि यह पुरस्कार जो कि मुख्य रूप से 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, कौन कौन से हैं? चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र की घोषणा 5 से 12 अक्टूबर के बीच की जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोरोना के बीच भारत ने रेल मार्ग के जरिए हाल ही में किस देश को 9000 टन से अधिक मसाले का निर्यात किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। भारत पिछले 1 महीने में करीब 5000 टन हल्दी, 4300 टन मिर्च व 1000 टन जीरा बांग्लादेश को निर्यात कर चुका है। भारत बांग्लादेश को कुल मसाले का करीब 9% मसाला निर्यात करता है और भारत ने 2019-20 के दौरान बांग्लादेश को 1,09,950 टन मसाला भेजा है, जिसकी कीमत करीब 1005 करोड़ रुपए आंकी गई है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने रेल मार्ग के जरिए भारत ने किसी दूसरे को मसाले भेजे। इसके साथ ही आपको बता दें कि बांग्लादेश को मसाले का निर्यात घोषदंगा, मुंद्रा, हिली, मोहादीपुर, पेट्रापोल, न्यावा शेवा जैसे पोर्ट्स एवं रोड के जरिए भी किया जाता था। लेकिन रोड मार्ग की तुलना अगर रेल मार्ग से करें तो रेल मार्ग के जरिए निर्यात में लगभग 60% चार्ज बच जाता है, जिससे देश की आमदनी में भी एक बड़ा इजाफा देखा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों उत्तर कोरिया। जैसा कि हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है।
इसके साथ ही आपको बता दें कि स्पेस एक्स रॉकेट ने मंगलवार को दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य संचार उपग्रह को लॉन्च किया है और यह सैन्य संचार उपग्रह का स्वामित्व वाला 10वां देश बन गया है। कौन सा? उत्तर कोरिया 10वां देश बन गया है और इस उपग्रह को फॉल्कन 9 रॉकेट से छोड़ा गया है। इस बात की हमें ध्यान रखना है कि किस रॉकेट से छोड़ा गया है, तो यह फॉल्कन 9 रॉकेट्स के द्वारा भू स्थिर अंतरण कक्षा अर्थात जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। दक्षिण कोरिया की राजधानी कौन सी है? तो हम सभी जानते हैं दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और यहाँ के राष्ट्रपति मून जे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में टूनस मीडिया अवार्ड किसे प्रदान करने का फैसला लिया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी ऐसे कई क्वेश्चन है अवार्ड से रिलेटेड जो बनते रहे हैं, लेकिन इसकी कुछ अलग ही विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्नब चौधरी। एनिमेशन मास्टर समिट 2020 डिजिटल संस्करण के तहत टूनस मीडिया ग्रुप अर्थात TMG द्वारा शुरू किए गए लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार, हमें याद रखना है कि इसके अंतर्गत जो दिया जा रहा है उसका नाम क्या है? इसका नाम है लीजेंड ऑफ एनिमेशन। लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार मरणोपरांत महान एनिमेशन निर्देशक अर्नब चौधरी को दिया जाएगा और यह पुरस्कार उन्हें भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में उनके अमूल्य योगदान के लिए प्रदान किया जा रहा है। जैसा कि अर्नब जी का निधन 25 दिसंबर 2019 को हो गया था। उनकी एनिमेशन फिल्म अर्जुन द वॉरियर प्रिंस ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित होने वाली एकमात्र एनिमेशन मूवी थी। क्या नाम था जिसका? अर्जुन द वॉरियर प्रिंस। यह इनकी पुस्तक का नाम था। किसकी? अर्नब चौधरी की पुस्तक का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरापार परमाणु संयंत्र। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे? काकरापार परमाणु संयंत्र 3 के सामान्य परिचालन स्थिति में आ गया है, तो यह कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। जैसा कि काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है, तो हमें याद रखना है कि यह गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित 700 मेगावाट की क्षमता वाले, कितनी क्षमता है इसकी दोस्तों? 700 मेगावाट क्षमता वाले इस ऊर्जा संयंत्र के सामान्य परिचालन की स्थिति में आना इस बात का संकेत होता है कि यह संयंत्र ऊर्जा उत्पादन के लिए अब तैयार है और यह देश का इकलौता सबसे बड़ा रिएक्टर भी है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र के सामान्य परिचालन स्थिति में आने पर परमाणु वैज्ञानिकों को बधाई दी गई और यह कहा है कि यह स्वदेशी परमाणु संयंत्र मेक इन इंडिया अभियान का गौरवपूर्ण उदाहरण भी है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा है कि भविष्य में ऐसी कई उपलब्धियों के लिए एक शुरुआत भी है, क्योंकि इस पावर स्टेशन का रिएक्टर 3 पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित है, यानी कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए यह एक बहुत बड़ी सफलता भी है। इस ऊर्जा संयंत्र का सामान्य परिचालन स्थिति में आना एक बहुत बड़ी बात का संकेत है कि हम अब परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तैयार हो चुके हैं। देखा जाए तो यह कुल 700 मेगावाट का एक परमाणु संयंत्र है और इस तरह की अनगिनत भावी उपलब्धियों में निश्चित तौर पर यह भारत के लिए एक अग्रणी कदम भी माना जा रहा है। तो यह थी पूरी चर्चा आज 24 जुलाई 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन की। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा और इससे जितने भी आज के क्वेश्चन थे उन सभी से रिलेटेड आपके जितने डाउट थे वो आई होप क्लियर हुए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।